हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल एंशिएंट माइथोलॉजीज़ में। और आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लाया हूँ द एक्सप्लेनेशन ऑफ ग्रीक माइथोलॉजीज़, ग्रीक पौराणिक कथाएँ। ग्रीक पौराणिक कथाएँ मिथकों का समूह है जो मूल रूप से प्राचीन यूनानियों और प्राचीन ग्रीक लोक कथाओं की एक शैली द्वारा बताया गया है। ये कहानियाँ दुनिया की उत्पत्ति और प्रकृति, देवताओं, नायकों और पौराणिक जीवों के जीवन और गतिविधियों और प्राचीन यूनानियों ने के अपने पंथ और अनुष्ठानों की उत्पत्ति और महत्व का चिंतन करती हैं। आधुनिक विद्वानों ने प्राचीन ग्रीस और इसकी सभ्यता के धार्मिक और राजनीतिक संस्थानों पर प्रकाश डालने और मिथक बनाने की प्रगति की समझ हासिल करने की कोशिश में मिथकों का अध्ययन किया। प्राचीन ग्रीक साहित्य में इस कथा के भंडार के अलावा देवताओं, नायकों और पौराणिक कड़ियों के चित्रमय चित्रण, प्राचीन फूलदान चित्रों और मन उपहारों और कई अन्य कलाकृतियों की सजावट में प्रमुखता से दिखाई दी है। 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व के मिट्टी के बर्तनों पर ज्यामितीय डिज़ाइन, ट्रोजन चक्र के दृश्यों के साथ साथ हरकलीज के रोमांच का चित्रण करते हैं। ग्रीक पौराणिक कथाओं का पश्चिमी सभ्यता की संस्कृति, कला और साहित्य पर व्यापक प्रभाव पड़ा है और यह पश्चिमी विरासत और भाषा का हिस्सा है। प्राचीन काल से वर्तमान तक के कवियों और कलाकारों ने ग्रीक पौराणिक कथाओं से प्रेरणा ली है और विषयों में समकालीन महत्व और प्रासंगिकता की खोज की है। ग्रीक माइथोलॉजी में देवी देवताओं की उत्पत्ति को 3 एजेस में बांटा गया है। नंबर 1 प्राइमोर्डियल गॉड एज, नंबर 2 टाइटन गॉड एज, नंबर 3 ओलंपियन गॉड एज। इस सृष्टि की रचना से पहले कुछ नहीं था, सिर्फ स्पेस था जिसको वॉइड कहते हैं, और केओस जो खालीपन था उसको केओस कहते हैं। और आप कह सकते हैं कि फॉर्मलेस गॉड या निराकार भगवान, क्योंकि समय से ही सबकी उत्पत्ति होती है, तो ये गॉड ऑफ टाइम भी हो सकता है जिसको केओस कहते हैं। तो सबसे पहले गाया की रचना हुई। ग्रीक माइथोलॉजी में गाया को पृथ्वी कहते हैं, हम इसको प्रकृति देवी भी कह सकते हैं। उसके बाद टार्टरस की रचना हुई, जिसे ग्रीक माइथोलॉजी में अंडरवर्ल्ड और हेल भी कहा जाता है। उसके बाद इरोज, इरेबस, निक्स, टाइफोन, ओरेनस, ओरिया और हर्मिया की उत्पत्ति हुई, जिसमें निक्स नाइट को रिप्रेजेंट करती है, टाइफोन स्टॉर्म को, ओरेनस स्काई को, ओरिया माउंटेन को और हर्मिया दिन को रिप्रेजेंट करती है। यहाँ पर प्राइमोर्डियल गॉड एज खत्म होती है, अब शुरू होती है देवी देवताओं की नई पीढ़ी, जिन्हें टाइटन्स कहते हैं। टाइटन्स की उत्पत्ति के लिए प्राइमोर्डियल गॉडेस गाया और ओरेनस ने आपस में मिलन किया और 12 टाइटन्स को पैदा किया, जिसमें 6 गॉड्स और 6 गॉडेस थीं। इसके अलावा 3 साइक्लोप्स और 3 हैकाटॉन्स थे। साइक्लोप्स जाइंट थे और इनकी एक आंख होती थी। हैकाथॉन्स के 50 सर और 100 हाथ होते थे। साइक्लोप्स और हैकाथॉन्स बहुत शक्तिशाली थे टाइटन्स के मुकाबले में। 12 टाइटन्स में थिया, रिया, थीमिस, मेनेमोसी, फोबे एंड थेटिस ये सब देवियाँ थीं, और ओसेनस, कोयस, साइरस, हाइपीरियन, लेप्टस एंड क्रोनोस ये सब देवता थे। इन टाइटन्स में लेप्टस और क्लाइमेन ने आपस में शादी की और इनको संतानें हुई एटलस, एपिमेथियस, प्रोमेथियस, मेनोक्टियस। साइक्लोप्स और हैकाटॉन्स के जन्म के समय ओरेनस देवी देवताओं का राजा था, लेकिन उसे अपने पद खोने का डर लगा रहता था, क्योंकि साइक्लोप्स और हैकाथॉन्स बहुत ही शक्तिशाली थे
ओरेनस चालाकी से साइक्लोप्स, जो कि उसकी ही संतान थे, उनको टार्टरस में कैद कर देता है। साइक्लोप्स के साथ हेकेटोन्स भी अपने भाइयों के साथ टार्टरस चले जाते हैं। ये बात इनकी माता गाया को अच्छी नहीं लगी, तो वो अपने पुत्र क्रोनोस के साथ मिलकर ओरेनस को मारकर अपने पुत्रों को टार्टरस से मुक्त करने का प्लान बनाती है। फिर एक दिन क्रोनोस और ओरेनस में युद्ध होता है, जिसमें क्रोनोस ओरेनस को मार देता है। युद्ध में ओरेनस के कुछ पार्ट्स समुद्र में गिर जाते हैं, जिससे एफ्रोडाइटी का जन्म होता है, जो सुंदरता की देवी है। ओरेनस के शरीर के पार्ट से जाइंट, फ्यूरी और मेलनिया की उत्पत्ति होती है, लेकिन ओरेनस ने क्रोनोस को श्राप दिया था कि जो तूने मेरे साथ किया है वैसा तेरे साथ भी होगा, मतलब तेरा सिंहासन भी कोई छीन लेगा। इस श्राप के डर के मारे क्रोनोस अपने भाइयों साइक्लोप्स और हेकेटोन्स को टार्टरस से आज़ाद नहीं करता, बल्कि उनकी सिक्योरिटी और भी टाइट कर देता है। वह उनकी सिक्योरिटी के लिए एक ड्रैगन को टार्टरस में नियुक्त कर देता है। अब यहाँ पर टाइटन एज खत्म होती है और शुरू होती है ओलंपियन गॉड एज। बाद में क्रोनोस ने अपनी ही बहन रेया से शादी कर ली, लेकिन इसको डर रहता था कि मेरी संतान मेरे से बगावत ना करे, क्योंकि इसने भी अपने पिता के साथ बगावत की थी। इसी डर के मारे जब भी उसकी कोई संतान पैदा होती थी, वह उसको निगल जाता था। इस तरह वह अपने 5 संतानों को निगल गया था। यह बात उसकी बीबी रेया को पसंद नहीं थी। वह नहीं चाहती थी कि उसकी संतानों के साथ ऐसा होता रहे। जब उसकी अगली संतान होती है, जो बाद में सुप्रीम ओलंपियन गॉड ज्यूस बनता है, उसको गार में छुपा देती है और क्रोनोस को कपड़े में पत्थर लपेट कर दे देती है, जो उसको अपनी संतान समझकर निगल जाता है। जब ज्यूस बड़ा होता है तो वह अपने भाई बहनों को आज़ाद कराने के लिए अपने पिता क्रोनोस को अपनी माता रेया के साथ मिलकर उसके ड्रिंक में पोशन मिलाकर पिला देता है, जिससे क्रोनोस को उल्टी हो जाती है और वह 5 पहले निकले हुए ज्यूस के भाई बहनों को उल्टी के साथ उगल देता है, जो बड़े होकर निकलते हैं, और उनके नाम थे हेरा, पोसाइडन, डेमेटर, हेस्टिया और हेडीज। ज्यूस अपने 5 भाई बहनों के साथ मिलकर पहले टार्टरस में ड्रैगन से लड़कर साइक्लोप्स और हेकेटोन्स को आज़ाद करता है। साइक्लोप्स गिफ्ट के तौर पर ज्यूस को थंडरबोल्ट देते हैं, जिससे वह गॉड ऑफ स्काई बन जाता है। पोसाइडन को ट्राइडेंट देते हैं, जिससे वह गॉड ऑफ सी बन जाता है, और हेडीज को एक ऐसा हेलमेट देते हैं जिसे पहनकर वो गायब हो जाता था और टाइटन्स के बीच जाकर उनकी रणनीति पता कर लेता था। फिर ओलंपियन गॉड्स का टाइटन्स के साथ युद्ध होता है, जिसमें साइक्लोप्स, हेकेटोन्स, प्रोमेथियस, एपिमेथियस, जो टाइटन्स थे, ओलंपियन गॉड्स का साथ देते हैं, और एटलस ने टाइटन्स को ओलंपियन गॉड्स के खिलाफ लीड किया। इस युद्ध में ओलंपियन गॉड्स की विजय हुई और ओलंपियन गॉड्स ने टाइटन्स को टार्टरस की चट्टानों में हमेशा के लिए कैद कर दिया। एटलस ने टाइटन्स को लीड किया था, तो ज्यूस ने उसको जंजीरों में जकड़कर पूरे ब्रह्मांड का बोझ उस पर डाल दिया। ज्यूस अपने भाइयों और बहनों के साथ माउंट ओलंपस पे बस गए, जहाँ पर ज्यूस बना किंग ऑफ द गॉड्स और गॉड ऑफ स्काई, और पोसाइडन को बना दिया गॉड ऑफ सी, और हेडीज बना गॉड ऑफ द अंडरवर्ल्ड और हेल। ज्यूस ने कई शादियाँ की थी, जिसमें ज्यूस की पहली पत्नी थी मेटिस। ज्यूस को भी अपने सिंहासन खोने का डर रहता था, जैसा उसने अपने पिता के साथ किया था। कहीं उसकी संतान भी उसके साथ ऐसा ना करे। इस डर की वजह से ज्यूस अपनी पहली पत्नी मेटिसा को भी निगल जाता है, लेकिन उसकी पत्नी उस समय गर्भवती थी।
ज़्यूस की दूसरी पत्नी डेमेटर थी, जिससे उसकी संतान परसेफनी होती है, जिसे हेडिस किडनैप करके अंडरवर्ल्ड ले जाता है और वो बाद में क्वीन ऑफ द अंडरवर्ल्ड बन जाती है। ज़्यूस की तीसरी पत्नी हेरा थी। हेरा से ज़्यूस को 2 संतानें हुई, जिनका नाम हेफेस्टियस और एरिस था। ज़्यूस की पहले पत्नी निकल जाने के बाद ज़्यूस के सर में हमेशा दर्द रहता था। एक दिन ज़्यूस अपने पुत्र हेफेस्टस से कहता है कि वह उसका खोपड़ी खोल दे। जब हेफेस्टस ने ऐसा किया तो ज़्यूस के सर से एथेना निकली, जो उसकी पुत्री थी, जिसे गॉडेस ऑफ विजडम और स्ट्रैटेजी भी कहते हैं, और उसने अपने पिता का साथ दिया। एरिस गॉड ऑफ वार बना, हेफेस्टस बना गॉड ऑफ स्मिथ। हेफेस्टस बहुत ही बदसूरत था, लेकिन उसकी पत्नी एफ्रोडाइट थी, जो गॉडेस ऑफ ब्यूटी थी और वह बहुत ही सुंदर थी। एरिस जो गॉड ऑफ वॉर है, उसके एफ्रोडाइटी से अवैध संबंध थे, जिससे उसको 2 संतानें हुई थी, फोबोस और डेमोस। अपोलो ग्रीक पौराणिक कथाओं में एक देवता है और वह 12 ओलंपियन में से एक था। वह ज़्यूस और लेटो का बेटा है और आर्टेमिस के जुड़वा भाई थे। वह चिकित्सा, तीरंदाजी, संगीत और कविता के देवता थे और वह भविष्यवाणी के भी देवता थे। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। धन्यवाद।